कोई दंगे ऐसे हो नहीं रहे थे कि गांधी इसके लिए आमरण अनशन करे। गांधी के अनशन की सिर्फ दो ही वजह थी, एक तो पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देना, जो सबसे बड़ा हिडन एजेंडा था उनका आखिरी अनशन का, और दूसरी वजह जो थी अनशन की, वो एक तरह से सरदार पटेल को दबाव उनके ऊपर बनाना। तो एक आखिरी बैठक का जिक्र करते हैं, जब गांधी अनशन का ऐलान कर देते हैं और नेहरू, पटेल, मौलाना आजाद और गांधी ये चारों बैठे होते हैं, और जब सरदार पटेल को मालूम पड़ता है कि गांधी कल से अनशन पर जा रहे हैं, तो सरदार पटेल उठकर खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं मैं बॉम्बे का दौरा है वो मैं जा रहा हूँ। वो उठ के खड़े हुए, बोले मैं मुंबई जाऊंगा क्योंकि मेरे यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बापू ने तय कर लिया है कि वो हिंदुओं के चेहरे पर कालिख पोतना चाहते। गांधी की हत्या को एक आधार बनाकर उसका टारगेट बनाया गया, वो सिर्फ हिंदुत्व की विचारधारा को टारगेट बनाया गया कि आरएसएस का नाम गांधी हत्याकांड में किस तरह से नेहरू द्वारा घसीटा गया था, और किस तरह से आरएसएस के और उसके कार्यकर्ताओं पर अत्याचार किए गए, गैर कानूनी तौर पर उस पर प्रतिबंध लगाया गया। नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। आज पहली बार हमारे शो पर आए हैं प्रकाश श्रीवास्तव सर। वैसे मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगी, सर ने मुझे बहुत टाइम दिया एक्चुअली, और लग गया टाइम आते आते, क्योंकि सब बुक लिख रहे थे एंड दिस बुक इज गॉन रियली वन ऑफ द बेस्ट वंस अराउंड, स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिस्ट्री। हे राम नाम का बुक है सर। वो बुक हम देखना चाहेंगे, जो जिस बुक के बारे में हम बात कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अपने चैनल में मौका देने के लिए। ये मेरी पुस्तक है जिसका नाम है हे राम, जनसभा प्रकाशन ने इसको प्रकाशित किया है, और इसे आप अमेजन और अन्य जो प्लेटफॉर्म है वहां से आप पा सकते हैं जी। तो मतलब थोड़ा सा ये भी था कि इस बुक की वजह से मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, बट एक्चुअली आई एम हैप्पी कि चलो कोई बात नहीं, मिला तो सही, एक अच्छे मौके पर मिला। जब आपने मुझे पहली बार कांटेक्ट किया था तब मैं बहुत बिजी था इस बुक को लिखने में, और ये करीब करीब 600 पेज की पुस्तक है, तो मुझे उसमें बहुत समय देना पड़ रहा था, तो मैं उस वक्त सारे काम ही मैंने रोक रखे थे, इसलिए हमारी कभी चर्चा नहीं हो पाई आपके चैनल पे। जी। So on an official note, sir is a senior journalist, a very senior journalist. Sir ने जी न्यूज, आज तक, इंडिया टीवी, तकरीबन सभी मेजर न्यूज चैनल्स, हिंदी न्यूज चैनल्स में काम किया है। अभी सर डीडी न्यूज में सीनियर कंसल्टिंग एडिटर है करंटली। और इस बुक के बारे में मुझे हे राम जब सबने बुक का टाइटल बताया और फेसबुक पर ये नाम रखा, तो मुझे एक ही चीज दिमाग में आई, हे राम तो ठीक है। और उसी पैरेलली जब सर ने बुक लॉन्च की थी, एक न्यूज चल रही थी मीडिया में, हमने राजीव गांधी के किलर्स को माफ कर दिया। राजीव गांधी के किलर्स को माफ कर दिया, पर गोडसे को आज तक माफ कर नहीं कर पाए। वो एक जी देखिए, इसमें मैं जो आपसे बात करना चाहता हूँ, गोडसे को माफ करें या ना करें, लेकिन राजीव गांधी के हत्यारों को माफ करना जो है वो बहुत ही शर्मनाक एक घटना है। पत्रकार के नजरिए से भी जब मैं देखता हूँ कि अगर हम थोड़ा सा राजीव गांधी की हत्या को, अगर हम, वैसे तो आज हम बात गांधी हत्याकांड की करने बैठे हैं, लेकिन आपने जो सवाल पूछा है इसके मुझे उसका जवाब थोड़ा समझाते हुए देना चाहिए कि राजीव गांधी की जब 1991 में हत्या हुई और उसके बाद जो हत्याकांड की जांच के लिए जैन आयोग का गठन हुआ, तो इस जैन आयोग की जो सिफारिशें थी उसमें साफ साफ उन्होंने डीएमके की आइडियोलॉजी और जो तमिलवाद की जो आइडियोलॉजी थी उसको राजीव गांधी की हत्या के लिए एक तरह से जिम्मेदार ठहराया था, और डीएमके के जो बड़े नेता थे करुणानिधि, उनके खिलाफ भी सवाल उठाए थे। और इसी जैन आयोग की रिपोर्ट पर सोनिया गांधी जो थी उस वक्त, उन्होंने, उनके दबाव में कांग्रेस ने आई के गुजराल की सरकार से समर्थन वापस ले लिया था, और सरकार गिर गई थी, और देश को मध्यवर्ती चुनाव में, मिड टर्म इलेक्शन के अंदर कांग्रेस ने झोंक दिया था, क्योंकि आई के गुजराल के सामने शर्त ये रखी थी कांग्रेस ने कि जिनके खिलाफ जैन आयोग ने टिप्पणियां की राजीव गांधी की हत्या में शामिल होने की, उनको, डीएमके को सरकार से हटाया जाए। जब आई के गुजराल ने झुकने से मना कर दिया तो सरकार गिरा दी गई और देश पर चुनाव थोप दिए गए। और इसी कांग्रेस ने 2003 के बाद अगले पूरे 9 साल तक, आखिरी 1 साल को हटा दे जब डीएमके हट गई थी, 9 साल तक इसी डीएमके के साथ मिलकर सरकार चलाई। और जब करुणानिधि का निधन हुआ तो सोनिया गांधी ने यह तक कहा कि मेरे पिता तुल्य थे, और उसके बाद राजीव गांधी के हत्यारों को छोड़ने का भी कांग्रेस ने विरोध नहीं किया। तो ये अपने फायदे के लिए अपने ही नेताओं की हत्या का इस्तेमाल करने का जो है कांग्रेस का पुराना नाता रहा है। ये गांधी की हत्या के 75 साल गुजरने के बाद भी गांधी की हत्या के नाम पर ये हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए, आरएसएस को बदनाम करने के लिए, वीर सावरकर को बदनाम करने के लिए गांधी की हत्या का इस्तेमाल करते हैं। उनकी जो चिता है उस पर आज तक 75 साल बाद भी कांग्रेस पार्टी तब से लेकर आज तक रोटी सेक रही है। लेकिन वही जब राजीव गांधी या इंदिरा गांधी की हत्यारों की बात आती है
ये खासकर राजीव गांधी की जब हत्यारों की बात आती है तो ये उन्हें माफ करने की बातें करने लगते हैं। तो ये बड़ा ही दोहरा चरित्र जो है वो कांग्रेस का है। ये नेहरू के टाइम से चलता आ रहा है, क्योंकि मतलब एक इनहेरेंट हेट्रेड से देखी गई है गोडसे के लिए, वीर सावरकर के लिए। नेहरू देखिए स्टार्टिंग से इनको पसंद नहीं करते थे, कुछ प्रॉब्लम हुई थी, कोई लड़ाई हुई थी क्या? देखिए जड़ कहाँ है? मैं बार बार ये बात कहता हूँ गायत्री जी की भाजपा एक बहुत ही राजनीतिक जुमला है भारत के अंदर की चिता पर रोटी सेकना। यह अक्सर हम भारत की राजनीति में सुनते रहते हैं। तो आजाद भारत में अगर किसी व्यक्ति की चिता पर पहली बार कोई राजनीतिक रोटी सेकी गई थी तो वो गांधी थे। गांधी की चिता का इस्तेमाल करके उनकी लाश के ऊपर जो राजनीति हुई है इस देश में, उसकी शुरुआत जो है वो कांग्रेस और कांग्रेस में भी नेहरू करते हैं। गांधी की हत्या को एक आधार बनाकर सिर्फ जो उसका टारगेट बनाया गया वो सिर्फ हिंदुत्व की विचारधारा को टारगेट बनाया गया। गांधी की लाश पर राजनीति करते हुए इन लोगों ने हिंदूवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगाए। जहां तक आरएसएस की बात है, जो आज भी राहुल गांधी कई बार आरोप लगा देते हैं कि आप तो गांधी के हत्यारों के साथ है और हम गांधी के समर्थकों के साथ है, तो आज भी आरएसएस का नाम घसीटा जाता है। जबकि जो मैंने इसमें अपने पूरे पुस्तक में पूरा एक अध्याय लिखा है कि आरएसएस का नाम गांधी हत्याकांड में किस तरह से नेहरू द्वारा घसीटा गया था और किस तरह से आरएसएस के और उसके कार्यकर्ताओं पर अत्याचार किए गए, गैर कानूनी तौर पर उस पर प्रतिबंध लगाया गया। इस पर पूरा चैप्टर मैंने 30 नंबर का जो मेरा चैप्टर है आरएसएस नेहरू का बदला के नाम से लिखा है, और मैं उसको दिखा भी सकता हूँ कि ये चैप्टर है मेरा। और उस पर जब मैंने रिसर्च किया तो मैंने ये पाया कि नेहरू शुरुआत से ही आरएसएस से नफरत शब्द भी बहुत छोटा होगा, घृणा करते थे। अंतर मन की गहराइयों से वो संघ से घृणा करते थे और उसके मुझे बहुत से एग्जाम्पल मिलते हैं। लेकिन मैंने इस पुस्तक में खास तौर से जो ध्यान दिया है कि गांधी की हत्या 30 जनवरी को होती है, तो पिछला जो एक महीना था गांधी की हत्या के पहले, मतलब दिसंबर 1947 के आखिरी हफ्ते से लेकर गांधी की हत्या के पहले तक नेहरू लगातार 35-40 दिन जो गांधी की हत्या के पहले थे, उसके पहले से ही जो है संघ के खिलाफ जो है वो एक के बाद एक बड़े ही इस तरह के बयान दे रहे थे जैसे कोई दुश्मन संगठन के लिए या देशद्रोही संगठन के लिए जो बयान दिए जाते हैं उस तरह के बयान प्रधानमंत्री नेहरू लगातार आरएसएस के खिलाफ दे रहे थे। और यहाँ मैंने उनके एग्जाम्पल्स के साथ उनको कोट करते हुए उनकी तारीख और किस जगह पर उन्होंने वो बयान आरएसएस के खिलाफ दिए हैं वो मैंने इस पुस्तक में उसको दर्ज किया है। और हैरानी की बात है कि ये सारे बयान जो है वो सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू के अंदर छपे हैं, जो इंदिरा गांधी सरकार की देखरेख में छापा गया था, उसको प्रकाशित किया गया था और उसकी सत्यता पर कोई भी सवाल नहीं उठा सकता है। मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बता देता हूं कि 5 जनवरी 1948 को नेहरू ने, मतलब गांधी की हत्या के 25 दिन पहले से संघ के किस तरह से पीछे पड़े थे, क्योंकि जानना जरूरी है, तब आपको मालूम पड़ेगा कि संघ के खिलाफ वो पहले से नफरत से भरे हुए थे और गांधी हत्याकांड ने उनको मौका दे दिया। तो 5 जनवरी 1948 गांधी की हत्या के पहले उन्होंने मद्रास प्रोविंस जो उस वक्त होता था, जो आज का तमिलनाडु, केरल और उसमें कर्नाटक के हिस्से आते थे, बड़ा एक दक्षिण भारत का राज्य होता था मद्रास प्रोविंस, उसके तत्कालीन जो गृह मंत्री थे पी सुब्बारायन, उनको उन्होंने 5 जनवरी 1948 को नेहरू ने पत्र में लिखा। उस पत्र में क्या लिखा है आप ध्यान से पढ़िए, इसको मैंने अपनी पेज नंबर 461 पर जगह दी है। नेहरू लिखते हैं सुब्बारायन को कि हमें आरएसएस पे खास तौर से नजर रखना चाहिए। हमने बहुत सारे सबूत देखे हैं जो बताते हैं कि हमारी हाल की कई परेशानियों की वजह आरएसएस के लोग हैं। यह आपको तय करना है कि आपको मुस्लिम नेशनल गार्ड्स और आरएसएस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए या नहीं। जहां तक मेरा संबंध है, निश्चित रूप से मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मुझे लगता है कि समय आ गया है कि इन सांप्रदायिक संगठनों को पूरी तरह से रोक दिया जाए। अब इसके आगे क्या लिखते हैं नेहरू, अब देखिए असली बात सामने आती है कि जब नेहरू से मुस्लिम लीग और आरएसएस की तुलना का वक्त आता, क्योंकि उस वक्त भी मुस्लिम लीग भारत के अंदर मौजूद थी, साउथ के अंदर, आज भी है केरल के अंदर, तो जब उसका प्रश्न आता तो नेहरू आगे लिखते हैं कि मुस्लिम लीग की बैठकों पर प्रतिबंध लगाने का सवाल एक अलग मुद्दा है। मतलब मुस्लिम लीग अगर वहां पे दक्षिण भारत में बैठकें कर रहा है तो एक अलग मुद्दा है। यह कोई नहीं कह सकता कि मुस्लिम लीग की बैठकों से दंगे भड़केंगे, मतलब मुस्लिम लीग की बैठकों से दंगे नहीं भड़केंगे दक्षिण भारत में या भारत में। भारत में मुसलमान आज पूरी तरह से डरे हुए हैं। इस बात की बहुत कम संभावना है कि ये मुसलमान कोई मुसीबत खड़ी करेंगे। जो भी हो, मुझे मुस्लिम लीग की बैठकों को रोकना गलत लगता है। मतलब मुस्लिम लीग की जो बैठकें हो रही हैं वो होने दो। वो मुस्लिम लीग जिसने देश के 2 टुकड़े करवा दिए उसकी बैठकें होने दो, ये नेहरू लिख रहे हैं। और इसके आगे लिखते हैं कि भारत में इस समय मुसलमानों के मन में कई तरह के संघर्ष चल रहे हैं। मुस्लिम लीग भारत के बड़े हिस्से में तेजी से गायब हो रही है और मद्रास की इस बैठक की भी
यूपी के मुसलमानों ने कड़ी आलोचना की है। मुझे मुस्लिम लीग की बैठक पर रोक लगाने का कोई कारण नजर नहीं आता है। मतलब आरएसएस की बैठकों पर और आरएसएस पर आप रोक लगाओ, लेकिन मुस्लिम लीग पर रोक लगाने की जरूरत नहीं। ये नेहरू की विचारधारा 25 दिन पहले तक थी आरएसएस के बारे में, गांधी की हत्या के। और ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं। जैसा आप एक उदाहरण में दूंगा कि जो भारत में के बाद में राष्ट्रपति बने राधा कृष्णन, वो एक आरएसएस के समारोह में मध्य प्रदेश के रीवा में चले गए, तो उनको नेहरू ने डांटा। ये घटना भी जनवरी की है। तो जनवरी के ऐसे मैंने कई पत्र नेहरू के निकाले हैं जहां पर वो आरएसएस के प्रति अपनी खुल्लम खुल्ला नफरत का इजहार करते हैं। और सबसे पर बड़ी बात है क्यों? कि क्यों? मैं आपको बता रहा हूं कि ये इसकी वजह मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन एक एग्जांपल दे दूं मैं आपको कि अमृतसर में, मतलब गांधी की हत्या के 3-4 दिन पहले आरएसएस के बारे में नेहरू ने कहा था कि मैं आरएसएस को कुचल दूंगा। तो गांधी की हत्या के पहले कुचलने का पूरा मन बना चुके थे नेहरू। और जब गांधी की हत्या हो गई और नेहरू को एक मौका मिला, तो उन्होंने आरएसएस पे शिकंजा कस दिया। सरदार पटेल पे दबाव डलवाकर आरएसएस पे प्रतिबंध लगवाया गया। और प्रतिबंध लगने के बाद जब सबूत नहीं मिल रहे थे नेहरू को, तो नेहरू बौखला बौखला गए। वो पटेल को बार बार पत्र लिखते थे कि सबूत, अभी तक आरएसएस के खिलाफ ऐसा एक्शन क्यों नहीं हो रहा, वैसा एक्शन नहीं हो रहा। तो सरदार पटेल ने चिट्ठी लिखी कि उनके खिलाफ सबूत नहीं मिल रहे हैं, हमने लाखों की तादाद में जो गिरफ्तार कर रखा है आरएसएस के कार्यकर्ताओं को, उनको कोर्ट छोड़ देता है। हमारे सरकारों पे हरजाने लगाए जा रहे हैं कोर्ट द्वारा, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, वो शामिल नहीं है। तो उसके बाद भी टिके रहे और आखिरकार वही हुआ, संघ पर से प्रतिबंध हटाना पड़ा। उसके बाद नेहरू 17 साल तक प्रधानमंत्री रहे इस देश के। बिठाते, जांच आयोग बिठाते, संघ के खिलाफ कोई जांच करवाते, गांधी हत्याकांड से उसका रिश्ता निकालते, जोड़ते, कभी नहीं कर पाए। क्योंकि नेहरू जानते थे कि संघ का कोई हाथ नहीं है। संघ को फंसाने के लिए, बदनाम करने के लिए उन्होंने जो है गांधी की हत्या का इस्तेमाल किया। और आपने पूछा कि क्यों, तो उसकी वजह मैं बताता हूं कि संघ 1945 के बाद जैसे जैसे 1940 के दशक में जैसे जैसे पाकिस्तान की मांग उफान पर आने लगी और मुस्लिम जो उग्रवाद था, जो जिहादी प्रवृत्तियां थी जो भारत में वो सर उठाने लगी, तो उसका मुकाबला करने के लिए उस वक्त एक ही संगठन था, आरएसएस। इसी वजह से आरएसएस का 40 के दशक के अंदर जो है वो बहुत तेजी से उसका उभार होता है। और खासकर जब बंटवारा होता है, जब हिंसा होती है पाकिस्तान के इलाकों में हिंदुओं के खिलाफ, तो आरएसएस के जो स्वयं सेवक है वो जिस तरह से अपनी जान की बाजी लगाकर, उसके उल्लेख मिलते हैं, ऐतिहासिक दस्तावेज हैं इस बात के कि किस तरह से आरएसएस के जो कार्यकर्ता थे वो हिंदुओं के एक तरह से संकट मोचक बन के उभरते हैं शरणार्थियों के लिए, और उनकी जान बचाते हैं, अपनी जान खेलकर उनके लिए सेवा भाव दिखाते हैं, उनकी कैंपों में सुरक्षा करते हैं। उनको भारत तक लाने के बाद तक दिल्ली में तक आरएसएस के लोग जो है वो वहां पर अपना श्रम और अपना समय और उनकी दुख सुख दुख में शामिल होते थे, उनकी मुसीबतों में उनके साथी बन के उभर रहे थे। तो संघ का तेजी से प्रभाव जो है वो उत्तर भारत में बढ़ता जा रहा था और बहुत तेजी से संघ जो है वो लोकप्रिय होता जा रहा था, खासकर शरणार्थियों के बीच में और उन लोगों के बीच में जो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति से, कांग्रेस की और गांधी की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति से जो लोग चिढ़ने लगे थे, उनके बीच में संघ लोकप्रिय हो रहा था। तो नेहरू के मन में हमेशा डर था कि वो जिस तथाकथित धर्मनिरपेक्षता को लेकर इस देश में चलना चाहते हैं और वो जिस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण करके पूरी दुनिया को एक संदेश देना चाहते हैं कि वो किस तरह से भारत धर्मनिरपेक्ष देश है और भारत कितना उनका जो एक वोट बैंक, जो मुस्लिम वोट बैंक जो भविष्य में बना सकते थे, उसको बचाने के लिए उनको लगता है कि संघ जो है बीच में रोड़ा बन सकता है, संघ का उभार हो रहा है और हिंदुत्व की विचारधारा का उभार हो रहा है। तो इस हिंदुत्व की विचारधारा को कुचलने के लिए संघ को कुचलना बहुत जरूरी है। और संघ को कुचलने के लिए नेहरू ने अपने गुरु गांधी की लाश का इस्तेमाल किया, उनकी चिता पर रोटी सेकी। जी गायत्री जी। सर यहाँ पे एक सबसे पहला क्वेश्चन, उन्हें हिंदुत्व या जो भी आप कह लीजिए, उससे इतनी नफरत की थी क्योंकि एक तरफ हिंदू थे, दूसरी तरफ इस्लाम भी था। इस्लाम एक कदम आगे जाकर, चाहे मोपला हो गया, कितनी सारी चीजें हो गई थी, वो था, उनके एविडेंसेस थे, उनके एग्जाम्पल्स थे कि किस तरीके से वो एक स्टेप क्या कई स्टेप आगे एक्सट्रीम पर जा सकते थे और वो बड़ा खतरा थे। पर आरएसएस खतरा नहीं था। आरएसएस वाज मोर ऑफ अ पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन, हेल्प करना, मदद करना, जैसे आपने बताया। तो बिल्कुल कहीं ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं नेहरू हैड इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, नेहरू वाज बिल्कुल अगेंस्ट हिंदूज, ही हिमसेल्फ वाज बिल्कुल। अगेंस्ट हिंदूज, ही हिमसेल्फ वाज अ नेहरू कभी बीफ। अपने आप को हिंदू नहीं मानते, तो उनके कई बार इस बात के उल्लेख मिलते हैं कि वो बहुत तो धर्मपरायण मुस्लिम नहीं थे। धर्म बाय बर्थ, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि नाम चेंज कर, मतलब दिस इज सोशल मीडिया थिंग, आप मुझे थोड़ा करेक्ट मैं कर सकते हैं इस कि ही बहस में नहीं वाज। पढ़ूंगा। ये बड़ी अजीब और गरीब बहस है और मैं हमेशा इस सवाल से थोड़ा सा मुझे बड़ा अजीब लगता है कि वो क्या जी थे क्या नहीं थे। लेकिन हिंदुत्व को लेकर उनकी शुरुआत से, उनके
जवानी के दिनों से वो अपने इस चीज को विरोध प्रकट करते रहे और अपने आप को बहुत, कभी भी उन्होंने अपने आप को धार्मिक नहीं थे। हालांकि उम्र के एक पड़ाव में जाके जब अंतिम समय में पहुंच गए थे तो उनके प्रति, उनके धर्म के प्रति आस्था जगना शुरू हो गई थी, लेकिन वो भी बहुत अंतिम समय में कुछ इस तरह के उदाहरण मिलते हैं। तो उनको हिंदुत्व की विचारधारा से हमेशा से नफरत रही थी, और उनका जो धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत था, वो जिस भारत की कल्पना करते थे, उसमें उन्होंने अपनी एक सोच बना ली थी, उस सोच से वो अलग नहीं हटना चाहते थे। तो इसी वजह से जो है सरदार पटेल के साथ उनके बहुत विवाद होने लगे थे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि सरदार पटेल, ये हम सबको मालूम है कि सरदार पटेल ने इस्तीफे की पेशकश कर दी थी नेहरू से विवाद की वजह से, और गुस्से में नेहरू ने भी कह दिया था कि ठीक है आप रह लीजिए, मैं भी इस्तीफा दे देता हूँ। तो दोनों ने अपने अपने इस्तीफे गांधी को भेज दिए थे। तो उस विवाद की वजह क्या थी? उस विवाद की वजह भी मुस्लिम तुष्टीकरण थी। अजमेर जो हमारी एक जगह है, तो वहां पर हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ। तो अजमेर उस वक्त भी मुस्लिम बहुल इलाका था, मतलब मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा वहां पर मौजूद थी। तो कोई दंगा एक तरफा नहीं हुआ था। इनफैक्ट है कि अजमेर में आजादी के बाद दंगा हुआ था, लेकिन उस दंगे में हिंदू और मुसलमान दोनों बराबरी से मारे जा रहे थे। तो नेहरू ने को ये मन में लगने लगा कि इसमें से मुसलमान ही पीड़ित है, और मैं अपनी पुस्तक में इसका जिक्र भी किया है। उनको लगने लगा कि ये अजमेर के अंदर मुसलमान जो है पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं, और ये धर्म निरपेक्षता पे कुठाराघात है, और मुसलमानों को जो है पुलिस सहयोग नहीं कर रही है। तो उन्होंने इस मुद्दे पर जो है उसको संघ भी नाम दिया कि आरएसएस के लोगों ने दंगा करवाया, इस तरह के मनगढ़ंत आरोप लगाए, और अपने दफ्तर के अधिकारी को जो है बिना सरदार पटेल को सूचना दी अजमेर भेज दिया। तो इससे सरदार पटेल बहुत नाराज हो गए, क्योंकि ये विभाग सरदार पटेल के अंतर्गत आता था। तो इसी बात पर दोनों का विवाद इतना बढ़ गया कि सरदार पटेल ने इस्तीफे की पेशकश कर दी, गुस्से में आकर नेहरू ने भी इस्तीफे की पेशकश कर दी। तो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीतियों की वजह से सरदार पटेल भी नेहरू से बहुत ज्यादा नाराज रहने लगे थे। तो ये नेहरू का असली चाल चरित्र और चेहरा था। जी सर, आपने एक चीज कि आरएसएस को कुचलने का षड्यंत्र, मतलब मुस्लिम लीग को पनपने देना समझ में आता है, बीइंग प्रो मुस्लिम समझ में आता है, आपका सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म समझ में आता है, बट आरएसएस को कुचलना, और उसी वक्त गांधी की हत्या होना। कहा जाता है गांधी की हत्या के बारे में पहले से ही लोगों को पता था कि ये प्लानिंग चल रही है, एक टाइम से नहीं, लंबे टाइम से चल रही थी, और दोनों लीडर्स को पता था। जैसा आपने रिकॉर्ड भी बताया, वल्लभ भाई पटेल जी को भी पता था, और नेहरू को भी पता था। तो हाँ, कहीं ऐसा जी कर काफी होने सुराग दिया थे। गया, जी जी जानबूझकर होने दिया गया जिससे उन्हें मौका मिल जाए आरएसएस पे घात लगाने का? पहला सवाल नहीं, ये। ये गायत्री जी, मैं एकदम ये नहीं कह सकता कि जानबूझकर ये होने दिया गया, लेकिन कुछ चीजें शक पैदा करती हैं कुछ विषयों पर। क्योंकि 20 जनवरी को, बहुत कम लोग जानते हैं इस बात को, कि 20 जनवरी 1948 को गांधी पर पहला हमला करता है गोडसे और उसके साथी। उसके बाकी 6 साथी मिलकर गांधी की हत्या का प्लान बनाते हैं, बम फोड़ते हैं वो बिरलावन में गांधी की प्रार्थना सभा में। और उनमें से उनका एक साथी मदन लाल पावा स्पॉट पे ही पकड़ा जाता है, और मदन लाल पावा एक तोते की तरह जो सारे राज उगल देता है। वो गोडसे के बारे में सारी जानकारी दे देता है। वो गोडसे के सहयोगी नारायण आप्टे, दिगंबर बड़के, शंकर किस्तैया, गोपाल गोडसे, इन सब के बारे में, विष्णु करकर एक जो अहमदनगर का एक बहुत बड़ा व्यवसायी था, उसके बारे में, जो सब हत्याकांड में शामिल थे, इन सबको बाद में सजाएं हुई दिगंबर बड़के को छोड़ के, इन सबके बारे में जानकारी दे देता है। गोडसे के बारे में तो इतनी पिन पॉइंट जानकारी मदन लाल पावा 20 जनवरी की शाम तक दे देता है कि ये व्यक्ति जो है वो एक मराठी अखबार अग्रणी का संपादक है। तो मराठी अखबार अग्रणी जिसका गोडसे संपादक होता था, वो एक बहुत जाना माना अखबार था, इसकी हजारों प्रतियां बिकती थी। और गोडसे कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था, गोडसे का एक बड़ा प्रभाव था पुणे के अंदर। वो एक अखबार का संपादक था, वो हिंदू महासभा का एक बड़ा नेता था, तो वीर सावरकर का एक जमाने में बड़ा करीबी रह चुका था वो। तो लोग उसके बारे में जानते थे। तो इतनी पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन देने के बाद भी पुलिस ने और पुलिस के अधिकारियों ने और सब ने गोडसे को पकड़ने की कोशिश नहीं की। और ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बार बार कहता हूं इस बात को कि अगर इस देश में आईआईटी की स्थापना का श्रेय नेहरू को है, अगर इस देश में आयन की स्थापना का श्रेय नेहरू को है, अगर इस देश में औद्योगिकरण का श्रेय नेहरू को है, अगर इस देश में धर्मनिरपेक्षता की स्थापना का श्रेय नेहरू को है, अगर इस देश में लोकतंत्र की परंपराओं को जड़ों को मजबूत करने का श्रेय नेहरू को है, अगर इस देश की रियासतों के एकीकरण का श्रेय सरदार पटेल को है, तो फिर गांधी की हत्या का ठीकरा भी तुम दोनों पे फोड़ना चाहिए। कि आप एक गृह मंत्री थे, एक प्रधानमंत्री था, तो आप मिलकर गांधी की सुरक्षा पुख्ता क्यों नहीं कर पाए? लेकिन दुर्भाग्य है कि इस विषय पर कोई बात नहीं करता, क्योंकि अगर इस विषय पर बात करेंगे तो जो ये नैरेटिव लेफ्ट लिबरल और कांग्रेस बामियत और जिहादी लोग जो हिंदुत्व को बदनाम करना चाहते हैं गांधी हत्याकांड पर, वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पूरा नैरेटिव भी चेंज हो जाएगा। अगर ये सवाल उठाया जाता है किसी व्यक्ति की हत्या होती है, तो सवाल ये भी उठाया जाता है ना कि भाई सुरक्षा क्यों नहीं दी गई?
अब गांधी की हत्या होने वाली है तो पूरी सबको जानकारी होगी। 10 दिन थे आपके पास, 10 दिन में आराम से आप गोडसे उसके साथियों को पकड़ सकते थे, लेकिन सरकार, पुलिस और प्रशासन ने वो फुर्ती नहीं दिखाई। और गोडसे जब हत्या करने में कामयाब हो गया गांधी की, तो उसके बाद जो है आपने पूरा ठीकरा हिंदुत्व पे फोड़ दिया। तो आरएसएस पे जिम्मेदारी तो उस वक्त की सरकार की भी बनती थी ना। तो इन लोगों ने ये बहाने बाद में बनाए। इन्होंने कहा कि गांधी तो कभी चाहते ही नहीं थे कि उनको सुरक्षा दी जाए। बहुत जायज एक बात आप कह सकते हैं कि गांधी ने मना किया कि भाई मेरे को सुरक्षा मत दो, तो हमने सुरक्षा नहीं दी। लेकिन मेरा यहाँ पे दूसरा सवाल है, गांधी अपने अंतिम दिनों के अंदर बहुत सी इच्छाएं प्रकट करते थे। वो तो कहते थे सेना ही नहीं होना चाहिए, पुलिस ही नहीं होना चाहिए इस देश की। वो तो कहते थे बड़े बड़े फैक्ट्रियां, उद्योग ही नहीं लगाना चाहिए। वो तो कहते थे नेहरू, पटेल और बाकी मंत्रियों से आपको कारों में नहीं घूमना चाहिए। वो तो कहते थे बड़े बड़े बंगलों में नहीं रहना चाहिए। उन्होंने तो बहुत सारी इच्छाएं अपने अंतिम समय में रखी। उन्होंने तो कहा, उनकी आखिरी इच्छा तो ये थी कि कांग्रेस को खत्म कर दिया जाए। तो आपने गांधी की कोई सी इच्छा नहीं मानी, आपने गांधी की एक भी इच्छा नहीं मानी। बस गांधी की आपने एक इच्छा को मान लिया कि मुझे सुरक्षा मत दो, तो हमने भैया बापू को सुरक्षा नहीं दी। ये सर। किस तरह का तर्क हुआ? मैं बहुत जिम्मेदारी से यह कह रहा हूं कि इनसे बेहतर तो मुस्लिम लीग के नेता सरकार थी। जब बंगाल में नोआखली में, जब आजादी के पहले गांधी नोआखली के अंदर जब दंगे रोकने के लिए वहां पर गए थे, तो वहां पर मुस्लिम लीग की सरकार थी। सूरावर्दी, जिसको बूचर ऑफ बंगाल, बंगाल का कसाई कहा जाता है, जिसने हिंदुओं का नरसंहार किया, वो वहां का मुख्यमंत्री था। और जब गांधी नोआखली के अंदर इलाकों में घूमते थे, तो सोहरावर्दी को डर था कि मुस्लिम लोग गांधी की जान ले सकते हैं, उनकी हत्या नोआखली में हो सकती है। तो उसके आदेश पर पुलिस और सेना की टुकड़ियां तक बख्तरबंद गाड़ियों के बीच में जो है गांधी के आसपास चलती थी। सेना और पुलिस चलती थी और नोआखली के अंदर गांधी गांव के अंदर जाते थे। और गांधी से लोगों ने सवाल पूछे उस वक्त में कि भाई, आप तो अहिंसा के पुजारी हो, तो आपके आसपास ये बख्तरबंद गाड़ियां, ये सैनिक, ये हथियारबंद पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? तो गांधी ने कहा कि मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं कि मेरे को इस तरह की सुरक्षा दी जाए, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? अगर ये बंगाल की सरकार ने मेरे आसपास सुरक्षा तैनात कर दी है, तो मैं इसे विरोध कर सकता हूं, इनको हटा नहीं सकता हूं। तो गांधी की खुद ये सोच थी। तो गांधी ने जब अपनी सरकार से कहा कि मेरे को सुरक्षा मत दो, तो ठीक है, गांधी कह रहे थे कि सुरक्षा मत दो, लेकिन सरकार की ड्यूटी क्या होती है? सरकार की ड्यूटी होती नहीं, हम आपके आसपास तैनात करेंगे। चलो, वर्दी में तैनात नहीं करते, सिविल वर्दी में आपने सिर्फ 20-25 लोग रखे, और जिस वक्त गांधी को मारा गया, आसपास एक भी सुरक्षाकर्मी नहीं था। और कहां चले गए थे सादी वर्दी में जो लोग, जो दावा करते हैं बाद में कि हमने 25 सादी वर्दी में या 21 सादी वर्दी में हमने पुलिस वाले तैनात कर दिए थे? एक भी व्यक्ति नहीं था। जब गोडसे ने पिस्टल से 3 गोलियां गांधी को मारी, तो उसने अपना हाथ ऐसे ऊपर उठा दिया, और उसको पकड़ने वाला वहां पर कोई नहीं था, क्योंकि उसके हाथ में पिस्टल थी। तो एक वहां पर एक सैनिक था, नौसैनिक था, उसको देख के गोडसे को लगा कि ये कोई सुरक्षा बल या सुरक्षा कर्मी या पुलिस वाला कोई दिख रहा है, उसके हेयर कट या लुक से उसको नजर आया। तो उसने उसको आंखों से इशारा करके अपनी तरफ बुलाया, गोडसे ने, कि ये मैं समर्पण करना चाहता हूं। तो वो हिम्मत करके, उसको लगा कि ये समर्पण करना चाहता है और कोई गोली नहीं चलाना चाहता है, तब जाके उसने पकड़ा, और उसके बाद भीड़ ने उसके ऊपर हमला किया। तो एक भी पुलिस वाला मौजूद नहीं था जब गोडसे ने किया, और गोडसे की गोली मारने के बाद तक पुलिस वाला वहां पर मौजूद नहीं था। तो गांधी की आप, वो अगर सुरक्षा के लिए मना करते थे तो कर देते थे, आप उनके सर, आसपास तैनात indirectly करते। they facilitated by not giving security guard, they बिल्कुल, देखिए, facilitated. फॉर एग्जाम्पल अभी राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पे गए थे, तो राहुल गांधी ने कई बार कहा कि नहीं, ये सुरक्षा कर्मियों से मुझे दिक्कत हो रही है और से ये प्रॉब्लम आ रही है, शिकायतें करी, लेकिन सुरक्षा कर्मी हटे नहीं, वो राहुल गांधी का घेरा बनाए रखे। केजरीवाल जब मुख्यमंत्री बने थे दिल्ली के, उन्होंने कहा था मैं सुरक्षा नहीं दूंगा, लेकिन सुरक्षा लेना पड़ी। भाई, आप सुरक्षा नहीं लेना चाहते हो, अलग बात है, आप नहीं सुरक्षा का दिखावा करना चाहते, लेकिन आपकी जान कीमती है। अगर आपको कुछ हो सकता है तो देश की व्यवस्था बिगड़ सकती है, देश का माहौल खराब हो सकता है, इसलिए आपको सुरक्षा लेना पड़ेगी। ये कोई सरकार इस कहने नहीं, किसी को सुरक्षा देने से इसलिए मना नहीं कर सकती कि, या उसको नया सुरक्षा दे कि भाई मैंने तो मना कर दिया है। ये नहीं होता। तो गांधी को सुरक्षा देना चाहिए थी, जो इन लोगों ने नहीं दी, और एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन इसकी बात कोई नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ही आप इसकी बात करोगे तो आपके नैरेटिव चेंज हो जाएंगे। वो नैरेटिव जो आप हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए स्थापित करना चाहते हो, वो आप स्थापित नहीं कर पाओगे। जी सर, गायत्री जी। एक जो मैं बार बार बीच में मैं डाल भी रही थी कि इनको गांधी को बिरला भवन ले गए अस्पताल ले जाने की बजाय, गोडसे को नहीं, आखिर बिरला भवन, गांधी को अंगरक्षक नहीं दिए गए। इसका मतलब ये है कि सीधे सीधे आप चाहते थे, बिकॉज गांधी वॉज बिकमिंग अ लाइबिलिटी। गांधी देखिए, की जो छाई थी, जो उस वक्त के न्यूज़पेपर्स, अगर मैं दो चार कटिंग्स हम्म, एडिटिंग में लगाऊंगी, उस वक्त गांधी वॉज बिकमिंग अ लाइबिलिटी। और हम्म, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी के बीच में भी सर डिफरेंसेस आने शुरू हो गए थे कुछ टाइम बाद।
जी। देखिए बिल्कुल सरदार पटेल एक समय जब गांधी के परम प्रिय शिष्य माने जाते थे और सरदार पटेल ने कभी गांधी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जो मिलता है। लेकिन जब भारत के बंटवारे का जो दृश्य सामने आता है और जब वो देखते हैं कि किस तरह से जो है वो हिंदुओं के साथ पाकिस्तान में जब हुआ, सरदार पटेल की सोच में बड़ा बदलाव आता है और सरदार पटेल जो है खुल्लम खुल्ला जो है मुस्लिम तुष्टिकरण की जो नीतियां थी नेहरू की और गांधी की और खासकर गांधी की, इसकी वो आलोचना करने लगते हैं और उससे एक तरह से अलग हट जाते हैं। खासकर अगर हम देखें कि जब जनवरी का महीना जो आता है जिसमें गांधी की हत्या हुई उसके आखिरी दिन 30 जनवरी को, उस जनवरी के पहले हफ्ते में वो दो जगह पर भाषण देते हैं। एक भाषण वो कलकत्ता में देते हैं 3 जनवरी को और एक 6 जनवरी को लखनऊ में भाषण देते हैं। उस भाषण में वो सीधे सीधे मुसलमानों की देशभक्ति पर सवाल उठाते हैं। वो जो कहते हैं कि 3-4 करोड़ मुसलमान जो भारत में पड़े हुए हैं, ये एक रात में कैसे देशभक्त हो गए? बोले आप ही लोगों ने तो पाकिस्तान बनाया था ना। तो उनकी भाषा जो थी वो इस तरह की हो गई थी। तो इस सरदार पटेल के इन भाषणों से एक मौका मिल गया मौलाना आजाद और नेहरू का। तो इन भाषणों का आधार बनाकर इन दोनों ने मिलके और उस वक्त के जो मुस्लिम नेतृत्व था दिल्ली के अंदर जो मौलाना मौलवी थे, वो जमीयत के लोग जो थे, उन्होंने गांधी के पास जा जाके रोज जा जाके सरदार पटेल के खिलाफ शिकायतें करने लगे और जब ये दो भाषण सामने आ गए तो इन भाषणों से सरदार पटेल से गांधी बहुत नाराज हो गए। तो गांधी ने जो अपना आखिरी अनशन किया था इसकी दो वजह थी। वो जो झूठ बोला जाता है कि उन्होंने दिल्ली में शांति के लिए किया था, सब झूठी बातें, ये सब प्रोपेगेंडा सेट किया जाता है। गांधी ने अपना आखिरी अनशन जो है किसी दिल्ली में शांति की स्थापना के लिए इसलिए नहीं किया था, दिल्ली में ऑलरेडी शांति थी उस वक्त, छिटपुट घटनाएं होती थी, तो कोई दंगे ऐसे हो नहीं रहे थे कि गांधी उसके लिए आमरण अनशन करे। गांधी के अनशन की सिर्फ दो ही वजह थी। एक तो पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देना जो सबसे बड़ा हिडन एजेंडा था उनका आखिरी अनशन का, और दूसरी वजह जो थी अनशन की वो एक तरह से सरदार पटेल को दबाव उनके ऊपर बनाना कि देखो आपके राज्य में मुसलमान जो है, आप गृह मंत्री हैं और आपकी जो व्यवस्था में मुस्लिम अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं और आप मुस्लिम विरोधी हैं। ये साबित करने के लिए गांधी ने सरदार पटेल को नीचा दिखाने के लिए अनशन करना जो था उनकी दूसरी वजह ये थी। और पहली सबसे बड़ी वजह थी पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने की। और ये बात कोई प्रखर श्रीवास्तव नहीं कह रहा है, ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, ये बात मौलाना आजाद की जब मैं पुस्तक आप पढ़ेंगे इंडिया मीन्स फ्रीडम, जिसका जिक्र मैंने इस पुस्तक में भी किया है, वो एक आखिरी बैठक का जिक्र करते हैं जब गांधी अनशन का ऐलान कर देते हैं और नेहरू, पटेल, मौलाना आजाद और गांधी ये चारों बैठे होते हैं और जब सरदार पटेल को मालूम पड़ता है कि गांधी कल से अनशन पर जा रहे हैं तो सरदार पटेल उठकर खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं मैं बॉम्बे का दौरा है वो मैं जा रहा हूँ। बॉम्बे अगले दिन मुंबई सरदार पटेल जाने वाले थे। तो मौलाना आजाद उनको बोलते हैं कि इस वक्त आपको बॉम्बे नहीं जाना चाहिए और आप जिस भाषा का इस्तेमाल बापू के सामने कर रहे हैं इससे बापू को बड़ी तकलीफ हो रही है, आप बहुत ऊंची आवाज में उनसे बात कर रहे हैं। तो बोला सरदार पटेल ने, जो मौलाना आजाद अपनी पुस्तक में लिखते हैं, वो उठ के खड़े हुए, बोला मैं मुंबई जाऊंगा क्योंकि मेरे यहां रहने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बापू ने तय कर लिया है कि वो हिंदुओं के चेहरे पर कालिख पोतना चाहते। ये गांधी के मुंह पर सरदार पटेल ने कह दिया था और ये बात मौलाना आजाद ने लिखी है। तो कोई भी कांग्रेसिया, कोई भी बामिया, कोई भी जिहादी, लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम के जो लोग हैं वो मौलाना आजाद की बात पर तो भरोसा करेंगे, वो गायत्री की बात पर भरोसा ना करें, वो प्रखर की बात पर भरोसा ना करें, मौलाना आजाद की बात तो मानेंगे। तो मौलाना आजाद ने लिखा है कि सरदार पटेल ने मुंह पर गांधी के बोल दिया कि बापू आप जो है हिंदुओं के मुंह पर कालिक पोतना चाहते हो, और वहां पर गुस्से से उठकर छोड़ के चले गए, मुंबई चले गए। तो ये स्थिति आखिरी तक हो चुकी थी सरदार पटेल और गांधी के रिश्तों के बीच में। मतलब दोनों, वो एक तरह से गांधी का जो प्रभाव जो था सरदार पटेल पर पूरी तरह से खत्म हो गया था। और इस बात को मौलाना आजाद ने 3-4 जगह पे लिखा है। और आखिरी जो बैठक होती है जिसका जिक्र, गांधी 5:17 पर हत्या हुई और गांधी का जो प्रार्थना सभा में पहुंचने का समय 5 बजे होता था, तो वो 17 मिनट की जो देरी हुई थी उसकी वजह सरदार पटेल के साथ उनकी जो बैठक चल रही थी, जो आखिरी बैठक गांधी के जीवन की थी, वो 10 मिनट और 12 मिनट लेट खिंच गई थी। तो बाद में आपने गांधी फिल्म के अंदर भी दृश्य देखा होगा, उसको उल्लेख भी मिलता है, मनु मैन के अकाउंट भी मिलते हैं कि मनु बहन और आभा बहन ने घड़ी रखी गांधी को ध्यान दिलाने के लिए कि आप इस बातचीत में 10 मिनट लेट हो चुके, और गांधी को देर लेट होने से बहुत चिढ़ थी। वो कभी भी देरी से किसी भी सभा में नहीं पहुंचते थे। अगर 20 लोग भी सभा में पहुंचे हुए उनकी प्रार्थना सभा में, तो प्रार्थना सभा 5 बजे शुरू कर देते थे। तो उस दिन गांधी बड़े नाराज हो गए कि मेरे को तो सोचिए कितनी गंभीर बातें उन दोनों के बीच में हो रही होंगी आखिरी समय तक। और आखिरी समय तक सरदार पटेल को मनाने की कोशिश कर रहे थे और सरदार पटेल काफी गांधी से नाराज थे। इस बात के ऐतिहासिक दस्तावेज मौजूद है। तो ये
सोचिए गांधी का जो सबसे परम प्रिय शिष्य था वो भी गांधी की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीतियों से इतना नाराज हो गया था कि वो गांधी की नीतियों से सहमत नहीं था। तो ये स्थिति गांधी की अंतिम समय तक हो चुकी थी कि ना केवल आम जनता उनकी मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति से परेशान हो चुकी थी, बल्कि कांग्रेस का जो नेतृत्व था, नेहरू इसलिए परेशान रहते थे कि उनकी इस तरह की मांगे होती थी जो पूरी नहीं कर सकते थे, जैसे सेना की जरूरत क्या है, तो नेहरू इसलिए पसंद नहीं करते थे। सरदार पटेल उनको मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति से उनको पसंद नहीं करते थे। आम जनता इसलिए पसंद नहीं करती थी कि वो शरणार्थियों के प्रति और जो इस तरह की बयानबाजी जो देते थे उससे आम जनता आहत रहती थी। तो गांधी की जो लोकप्रियता का स्तर था वो अपने उनके अंतिम दिनों में बहुत ही निचले पायदान तक पहुंच चुका था, लेकिन इसकी बात कोई करता नहीं है, क्योंकि जब इसकी बात होगी तो बहुत सारी बातें खुलेंगी जो आज के नैरेटिव में जो लोग स्थापित करना चाहते हैं, झूठा नैरेटिव करना चाहते हैं, उनको सूट नहीं करती है, इसलिए सच को छुपाया जाता है। इसलिए माओ जैसे तानाशाह जब चीन के नए रिजीम जब चीन में आ रहा था तो तब लाइबिलिटी उनके लिए बन गए थे। स्टालिन जो है वो कम्युनिस्टों के लिए तानाशाह, स्टालिन इतना बड़ा वो लाइबिलिटी बन चुका था। तो महात्मा गांधी तो कोई तानाशाह नहीं थे। और ये बात मैं नहीं कहता, ये बात तुषार गांधी ने कही थी। मैं 1900 सॉरी माफ कीजिएगा, मैं 2008 में एनडीटीवी इंडिया में होता था, तो वहां पर मैंने उस वक्त एक गांधी हत्याकांड पे शो बनाया था। इस विषय पर मैं 2005 से कार्य कर रहा हूँ गांधी हत्याकांड पर। तो 2008 में मैंने एनडीटीवी इंडिया के लिए शो बनाया था। तो हमने उसमें तुषार गांधी का इंटरव्यू के कुछ हिस्से लगाए थे। तो एक जगह पर तुषार गांधी ने उस इंटरव्यू में कहा था कि नेहरू और पटेल के लिए कहीं ज्यादा बेहतर था कि वो 2 अक्टूबर और 30 जनवरी को राजघाट जाएं, फूल चढ़ाएं और अपने घर वापस आ जाएं। इसकी बजाय वो रोज बिरला भवन जाकर गांधी की झड़कियां सुने। इससे कहीं बेहतर था वो 2 जनवरी और 30 जनवरी को साल में 2 दिन जाकर पुष्प चढ़ा दे गांधी को। और उन्होंने बाद में पुस्तक लिखी, लेट्स किल गांधी। उसके अंदर तुषार गांधी ने लिखा है, जिसको मैंने पुस्तक में कोट भी किया है। तुषार गांधी लिखते हैं, वो तो गांधी के प्रपौत्र हैं। तो वो लिखते हैं कि जब नाथूराम ने ट्रिगर दबाया तो ना केवल उसने अपना लक्ष्य पूरा किया, बल्कि उसने गांधी से दूर जा चुके उनके राजनीतिक उत्तराधिकारियों पर भी बहुत बड़ा उपकार किया। कौन थे राजनीतिक उत्तराधिकारी गांधी के, ये सबको मालूम है। आगे लिखते हैं तुषार गांधी की, उनके लिए एक जीवित महात्मा की बजाय एक शहीद महात्मा के साथ रहना ज्यादा आसान था। अब ये लोग गांधी के नाम का आराम से फायदा उठा सकते थे। अब उन्हें गांधी की दखलंदाजी और उनके अव्यवहारिक विचारों का भी सहन नहीं करना पड़ता। ये तुषार गांधी ने भी लिखा, जो बात आप कह रही हैं। तो ये लाइबिलिटी नेहरू और पटेल और उस वक्त के जो कांग्रेस नेतृत्व था उनके लिए बन चुके थे गांधी। ये तो खुद तुषार गांधी भी मानते। जी, जी। सर यहाँ पर मैं एक एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। देखिए उस टाइम पे कांग्रेस को पूरा प्यार था, पूरा समर्थन था, पूरे देश में उनके लिए लहर थी। फिर ये मुस्लिम तुष्टीकरण या फॉर द स्पेशल लव फॉर द मुस्लिम बाय बोथ नेहरू एंड गांधी क्यों था? आखिर ऐसा क्या स्पेशल था कि अपने हिंदुओं को छोड़ के, अपनी कम्युनिटी को देखिए छोड़ के इनका पूरा प्यार उधर ही उड़ल रहा था? देखिए जी, गांधी के साथ जो उनका एक विचार था, उस विचार को लेकर वो बहुत ही ज्यादा देखिए गांधी अपने विचारों को लेकर बहुत रिजिड रहते थे। उनके अगर उन्होंने एक विचार मुसलमानों के लिए एक बना रखा था जब वो भारत आए थे तब से लेकर अंतिम समय तक, उससे वो कभी भी रास्ते से नहीं हटे। चाहे वो असहयोग आंदोलन या खलीफत आंदोलन के बाद जो मोपला में हिंसा हुई, या उसके बाद लगातार दंगे हुए, जिस तरह से गैर वाजिब मांगे मुसलमानों की बढ़ती गई, गांधी हमेशा उनके साथ खड़े रहे। जबकि मुसलमान गांधी को नकारते रहे। कभी गांधी के लिए मुसलमान कभी खुद डोमिनिक लापेर ने लिखा है कि गांधी कभी भी मुसलमानों के का हृदय जीत ही नहीं पाए। आपको कहीं रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। और 45-46 के चुनाव इस बात का गवाह है कि भारत के सारे मुसलमानों ने, जो भारत के हिस्से के भी मुसलमान जो अभी रह गए हैं, उनके पूर्वजों ने जिन्ना को अपना नेता मान लिया था। 1945-46 के चुनाव इस बात को साबित करते हैं, उसके नतीजे। तो गांधी कभी मुसलमानों का दिल नहीं जीत पाए, लेकिन इसके बाद भी चूंकि उनका एक सिद्धांत था, चूंकि उनकी एक सोच थी, वो सोच बहुत अपनी सोच को लेकर बहुत रिजिड रहते थे, इसलिए कभी भी मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति से अलग नहीं हट पाए। दूसरा, अगर आपने जो नेहरू के बारे में पूछा है, तो नेहरू की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति की मैं 2 वजह मानता हूं। पहली वजह तो यह है कि नेहरू अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सोचते थे। उनको लगता था कि इंटरनेशनल लेवल पर हमारी क्या छवि बन पाएगी। उनको कबूतर उड़ाने का शौक था। नोबेल प्राइज उनका हमेशा एक सपना रहा होगा, ऐसा मैं मानता हूं। तो वो दुनिया के सामने साबित करना चाहते थे, 2 चीजें साबित करना चाहते थे। वो दुनिया को दिखाना चाहते थे कि जिन्ना की जो टू नेशन थ्योरी है वो गलत है, क्योंकि भारत के अंदर भी इतने मुसलमान आज मौजूद हैं। एक तो वो ये दिखाना चाहते थे। दूसरा, वो भविष्य के लिए अपनी एक नींव तैयार कर रहे थे। अगर उस वक्त के हम, हो सकता है मेरी इस बात से कई लोग असहमत हों, लेकिन एक पत्रकार होने के नाते मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो गलत हो सकता है, सही हो सकता है, लेकिन मेरी जो सोच है, जो मेरा अध्ययन है, उसके आधार पर मैं बात कह सकता हूं कि 1947 के समय और जो समय स्थितियां बन रही थी भारत में,
उसमें गांधी के अलावा नेहरू भी अलोकप्रिय हो रहे थे। मुस्लिम तुष्टिकरण की नीतियां लोगों की नजर में आने लगी थी और ऐसे में सरदार पटेल का कद बहुत तेजी से बढ़ रहा था। सरदार पटेल हिंदू हृदय सम्राट की छवि को प्राप्त कर चुके थे गांधी की हत्या के कुछ दिन पहले तक, और लोगों को ये उम्मीद थी हिंदुओं को कि हमें अगर कुछ हमारे साथ अगर न्याय हो सकता है तो सरदार पटेल ही कर सकते हैं। और संगठन के अंदर भी तो सर्वविदित तथ्य है, तो 50 ऐसे एग्जाम्पल आते हैं कि भाई वो तो संगठन के अंदर तो हमेशा से सरदार पटेल नेहरू से ज्यादा मजबूत थे, तो कांग्रेस संगठन में नेहरू अपनी पकड़ तो हमेशा उनकी कभी थी नहीं, और वो पकड़ और जो थोड़ी बहुत थी वो भी खो रहे थे, और आम जनता में सरदार पटेल लोकप्रिय हो रहे थे। मुस्लिम तुष्टिकरण, तो कहीं ना कहीं से नेहरू को ये लगा कि भविष्य में ये जो 3.5-4 करोड़ हैं, ये भविष्य में हमारे लिए एक वोट बैंक साबित हो सकते हैं। मेरे एक आधार, मेरे नेतागिरी का या मेरी राजनीति का एक आधार ये बन सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह रही होगी नेहरू के मुस्लिम तुष्टिकरण के पीछे। जी गायत्री। जी। सिर्फ कुछ एक कमेंट्स जो मेरे हैं, मतलब जब आप बात करें तो मैं वो पीछे से मैं जानबूझकर फ्लैश कर रही हूँ बिकॉज़ दिस इज़ माय पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपका फ्लो नहीं रोकना चाह रही थी बीच में। जी। जी। अच्छा सर, ये आपने क्योंकि गांधी की बात की, गांधी मुस्लिम तुष्टीकरण की बात की, एक बहुत उनका गंदा स्टेटमेंट है जिस पे जनरली मैं आई अवॉइड टॉकिंग थिंग्स लाइक दैट, बट वो कहते हैं कि अगर किसी महिला के साथ उसके साथ हो रहा है तो वो अपनी जीभ दबाकर सुसाइड कर ले। ये उन्होंने नोआ खली के टाइम पर कही थी। देखिए ये झूठ ये है। बिल्कुल फैक्ट है, ये बात गांधी ने कही थी, और वो मैंने अपनी पुस्तक में उसको जिक्र दिया। मैंने पूरा नौआखली दंगों पे एक पूरा चैप्टर लिखा है, उसका नाम है नौआखली उनकी औरतें सुंदर होती हैं। या मुसलमानों का एक बहुत बड़ा नेता था, उसने भड़काने के लिए मुसलमानों को कहा था कि अ, जो अच्छा अनाज है वो कौन उगाता है, वो हम उगाते हैं, लेकिन खाता कौन है, उसे हिंदू खाता है। अच्छे फल कौन उगाता है, बोले हम उगाते हैं, लेकिन खाता कौन है, उसे हिंदू खाता है। और इसीलिए उनकी औरतें सुंदर होती हैं। तो ये बंगाली महिलाओं पर टारगेट करने के लिए और हिंदुओं की अस्मिता को अंदर तक कुचल देने में के लिए नौआखली में जो हिंदू विरोधी दंगा हुआ, उसमें खास तौर से जो है मुस्लिम औरतों को जो है निशाना बनाया गया था। उनका कन्वर्जन हुआ था, उनका बलात्कार हुआ था। 16-16, 12-12, 13-13 साल की बच्चियों के विवाह जो है 60-60 साल के मौलवियों, मुल्लाओं, मौलानाओं से कर दिए गए थे। और ये सब इसलिए किया गया था कि जिससे ज्यादा से ज्यादा जो है हिंदुओं की अस्मिता को कुचला जा सके। ये सब उस वक्त उस दौर में हो रहा था। तो मैं पुस्तक जब मैंने लिखी है, तो मैं उसका जो पहला खंड है इस पुस्तक का, 2 पार्ट में है पुस्तक, है एक ही पुस्तक, लेकिन इसको 2 खंडों में विभाजित किया इस पुस्तक को। तो उसका पहला खंड ही ये है कि गांधी मृत्यु की ओर। उसमें 1946 से कहानी शुरू होती है। जवाहरलाल नेहरू को जब वो जबरिया भारत कांग्रेस का अध्यक्ष बना देते हैं, और वो भारत के पहले एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, मैं उनको कहूंगा। कई लोग मनमोहन सिंह को एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, उनके ऊपर एक मूवी भी आ चुकी है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, लेकिन भारत का कोई पहला एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर था, तो पहले ही प्रधानमंत्री थे। तो वहां से मेरी पुस्तक शुरू होती है, और पहला चैप्टर जो है, वो मेरा पहला खंड जो है, वो यही है कि गांधी मृत्यु की ओर। तो गांधी अपने अंतिम समय में जो कह रहे थे, जो बोल रहे थे, जो उनके विचार सामने आ रहे थे, उससे लोग सहमत नहीं होते थे। इसलिए गांधी का विरोध बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा था। और जो बार बार मैं बात कहता हूं कि गांधी को जब गोडसे ने गोली मारी 30 जनवरी शाम 5:17 पर, तब उसके 1 मिनट पहले तक, या उसके 1 क्षण पहले तक भी कहा जाए, कि गांधी 5:16:59 तक, 30 जनवरी 1948 की शाम तक, अपनी लोकप्रियता का, उनका जीवन भर का जो ग्राफ है, उसका ग्राफ जो है उस पल सबसे निचले स्तर पर था। अगर गोडसे गांधी को गोली नहीं मारता, तो गांधी आज महात्मा होते या नहीं होते, ये एक बहस का विषय। कांग्रेस को जिंदा कर दिया मर के उस समय में। बिल्कुल, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि कई लोग गोडसे का समर्थन करते हैं, आज भी कई ऐसे लोग मिलते हैं, लेकिन आप जब उस दौर का अध्ययन करेंगे, आप उस स्थितियों का अध्ययन करेंगे, तो मैं इस बात को कहता हूं कि दिक्कत यह है इस देश में कि गांधी को मानने वाले हो, मतलब गांधी के विचारों को मानने वाले हो, गांधीवादी लोग हो, चाहे एक तबका जो है जो गोडसे को सही मानता है उसको मानने वाले लोग हो, दोनों के ही अध्ययन में कमी है। अगर हम पूरे देश काल स्थिति और परिस्थिति का अध्ययन करेंगे, तभी हम जान पाएंगे कि कौन सही था, कौन सही नहीं था। और जो अंध समर्थन जो चलता है, उसको लेकर भी हमारी आंखें खुलेंगी। अगर हम देखें गोडसे ने जो किया था, मैं किसी हत्या का समर्थन नहीं कर सकता हूं, चाहे वो किसी भी व्यक्ति की हत्या हो। मैं किसी हत्यारे का या हत्या के किसी वजह का मैं समर्थन नहीं कर सकता हूं। इसलिए इस बात को समझने की जरूरत है कि जब गोडसे ने गांधी को गोली मारी, तो पहली गोली से एक तरह से उसने गांधी को मारा, दूसरी गोली से उसने हिंदुत्व को मारा, और तीसरी गोली से उसने चित्पावन ब्राह्मणों को मार दिया। अब मैं आपको बताता हूं कैसे, कि जो नेहरू चाहते थे वो गोडसे ने
अपनी गोलियों के माध्यम से कर दिया। मतलब मैं गांधी की हत्या की बात नहीं कर रहा, नेहरू जो इस देश में करना चाहते थे उस कार्य को गोडसे ने आसान बना दिया। पहला कार्य उसने जो किया कि गांधी को मार दिया, और दूसरा कार्य जो उसने किया, जिसको कहता हूं कि उसने दूसरी गोली हिंदुत्व को मारी, इसकी वजह से नेहरू को एक बहाना मिल गया और उनने पूरा सरकारी सिस्टम जो था, उनकी जो पूरी सरकारी ताकत थी, वो उनने हिंदुत्व को कुचलने में लगा दी। उन्होंने संघ पे प्रतिबंध लगा दिया, हिंदू महासभा पे प्रतिबंध लगा दिया, लाखों कार्यकर्ताओं को संघ की गिरफ्तार कर लिया। जो कोई भी हिंदुत्व की बात करता था उसको गोडसे का समर्थक कहना शुरू कर दिया, जो आज तक होता है। आप जैसे गांधी की नीतियों की आलोचना करेंगे, आपको कहेंगे आप गोडसेवादी हो। किसी की नीतियों की आलोचना करना उसकी हत्या का समर्थन करना नहीं होता है। तो नेहरू के समय से जो प्रथा शुरू हुई कि गांधी की हत्या को आधार बना के हिंदुत्व को आप बदनाम करो, ये इसके लिए कौन जिम्मेदार था? अगर गोडसे गांधी को स्वाभाविक मौत, अगर गांधी मरते तो शायद स्थितियां अलग होती, क्योंकि गांधी अपनी ऑलरेडी प्रासंगिकता खोने लगे थे। ये तो उनके पर पोते मान रहे हैं, ये उस वक्त का पूरा सिस्टम मान रहा है। उस वक्त के जो इतिहास का अध्ययन करने पे बात सामने आती कि गांधी की प्रासंगिकता नहीं बची थी अंतिम समय में। तो गांधी अगर किसी हत्यारे की गोली का शिकार नहीं होते, सामान्य मौत मरते, तो एक बहस का विषय है कि गांधी को फिर इतिहास में क्या दर्जा दिया जाता। और अगर हो सकता है कि गांधी इस तरह से एक स्वाभाविक मौत मरते, गोडसे उनको नहीं मारता, तो हिंदुत्व की विचारधारा का जो उभार उस वक्त होना शुरू हुआ था, उसके लिए 1990 के दशक तक का इंतजार नहीं करना पड़ता। वो उसी अगले 5 या 6 साल के अंदर उसके नतीजे जो है वो भारतीय राजनीति में दिखने शुरू हो जाते हैं। तो गोडसे ने एक तरह से गोली मार के हिंदुत्व की विचारधारा को 40 साल पीछे धकेल दिया। जो 1990 में जो उभार हुआ हिंदुत्व की भावना का, और जो हमने राम मंदिर आंदोलन और अयोध्या आंदोलन के समय देखा, शायद उसके कुछ नतीजे 5-6 साल बाद ही, आजादी के बाद दिखने लग जाते हैं। गांधी स्वाभाविक मौत, अगर अपनी स्वाभाविक मौत को प्राप्त होते गांधी, तो ये मेरा मानना है। मेरी इस बात से कोई असहमत हो सकता है, मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी एक सोच है, मेरा एक अध्ययन है, उसके आधार पर मेरा ये इस विषय को लेकर ये मानना। जी। सर, आरएसएस और गोडसे के रिलेशन कैसे थे? क्योंकि बिकॉज़ ये उसी की कंटिन्यूएशन में आता है, क्योंकि गोडसे को वो क्या बोलते हैं, मोहरा बनाकर आरएसएस को कुचला गया, उस पे प्रतिबंध लगाया गया, उसको देखिए, जहाँ इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि गोडसे जब 20-22 साल का जब रहा था, तो सांगली में जब उसके पिता ने वहां पर जाके सांगली में बस गए, तो सांगली में उस वक्त जो वहां पर वो आरएसएस की शाखाओं में कुछ समय तक, कुछ दिनों के लिए वो गया था। तो ये उस समय 23-25 साल का वो रहा होगा। तो महाराष्ट्र में सांगली नाम की जगह जब उसका परिवार वहां बस गया, तो गोडसे आरएसएस का वहां पर सदस्य बना, वहां की शाखाओं में वो जाता था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब 1937 में, जून 1937 में, जब सावरकर का प्रतिबंध खत्म हो गया रत्नागिरी से, और वीर सावरकर को अंग्रेज सरकार ने सारे प्रतिबंध हटा दिए और वो अपने राजनीति करने के लिए आसान हो गए, तो गोडसे इसी इंतजार में था। वो क्योंकि वीर सावरकर के विचारधारा को मानने वाला व्यक्ति था, और संघ के बारे में उसका ये मानना था कि ये रोज शाखा लगाते हैं, इसके बाद कबड्डी खेलते हैं, छोटे मोटे व्यायाम होते, तो इससे कोई भला नहीं होने वाला है, हमें उग्र हिंदुत्व को अपनाना चाहिए। गोडसे की सोच ये थी। तो संघ की विचारधारा, संघ में शामिल होने के बाद भी संघ की विचारधारा का विरोध करता था। और जब 1937 में सावरकर अपने सारे प्रतिबंधों से, वीर सावरकर निकल जाते हैं और वो अपनी राजनीति की शुरुआत हिंदू महासभा से एक बार फिर से करते हैं, तो गोडसे हिंदू महासभा में शामिल हो जाता है। और ये समझने की जरूरत है कि हिंदू महासभा, ये वो दौर था जहां हिंदू महासभा और आरएसएस के संबंध भी बहुत अच्छे नहीं थे। मैं ये नहीं कहूंगा कि कड़वे थे या बहुत खराब थे या दुश्मनी थी, लेकिन मधुर संबंध भी नहीं थे हिंदू महासभा और आरएसएस के बीच में। और ये भी बहुत तथ्य सामने आते हैं कि आरएसएस के जो संचालक थे दूसरे, गुरु गोलवलकर जी, और वीर सावरकर जो हिंदू महासभा के उस वक्त अध्यक्ष थे, इन दोनों के संबंध भी कोई बहुत प्रगाढ़ नहीं थे। इनमें कई बातों को लेकर आपस में विरोध था इन दोनों बड़े नेताओं के बीच में। और जो गोडसे था वो पूरी तरह से वीर सावरकर की विचारधारा को मानने वाला था, इसलिए वो संघ को बहुत पसंद नहीं करता था। और ये सरकारी पूछताछ में सामने आता है कि संघ का जो पैटर्न था, जो संघ उस वक्त जिस पैटर्न पे काम कर रहा था, उसका मुकाबला करने के लिए गोडसे और गांधी का जो एक और हत्यारा था नारायण आप्टे, इन दोनों ने मिलकर सावरकर के कहने पे हिंदू राष्ट्र दल की स्थापना की थी। तो हिंदू राष्ट्र दल जो एक संगठन बनाया था इन्होंने, तो हिंदू राष्ट्र दल का जो संगठन का उद्देश्य जो मुख्य था, वो संघ का मुकाबला करना था कि कैसे हम संघ की बराबरी तक पहुंच सके, आरएसएस की बराबरी तक पहुंच सके। तो जो हिंदू राष्ट्र दल की जो पहली बैठक होती है
जिसमें नारायण आप्टे भी शामिल होता है और वो नाथूराम गोडसे भी शामिल होता है। तो वो जो उस बैठक के अंदर जो बातें हुई, जो मीटिंग्स के नोट्स नोट किए गए, वो दस्तावेज गोडसे के दफ्तर से पुलिस को बाद में मिला था। वो दस्तावेज जो है, जब गांधी हत्याकांड की हो गया तो उसकी जब सुनवाई हो रही थी लाल किले की अदालत में, तो पुलिस ने और सरकार ने, सरकारी वकीलों ने उसे सबूत के तौर पर भी पेश किया था। तो उस हिंदू राष्ट्र दल की जो पहली बैठक होती है, जिसमें हिंदू राष्ट्र दल की रूपरेखा गोडसे और आप्टे तैयार कर रहे होते हैं, तो उस पर संघ से हमें कैसे प्रतिस्पर्धा करना है, संघ का हमें क्या मुकाबला करना है, कैसे मुकाबला करना है, इसमें दोनों की बातचीत का जिक्र आता है उस बैठक के अंदर, कि हमें रोज सुबह शाखा लगाना चाहिए या हफ्ते में एक दिन शाखा लगाना चाहिए। क्योंकि अगर हम रोज शाखा लगाएंगे तो जो संघ की शाखा में जाने वाले जो लोग हैं वो हमारी शाखाओं में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि हमें तो उन्हें तोड़ना है। तो एक तरह से हिंदू राष्ट्र दल का वो गठन करते हैं आरएसएस के खिलाफ। अब बाद में आपने सारा ठीकरा जो आरएसएस के सर पे फोड़ दिया। गोडसे ने अपने बयान में कहा है, अदालत में दिए अपने बयान में कहा है कि मैं हेडगेवार, डॉक्टर हेडगेवार जो आरएसएस के प्रथम सरसंचालक थे, उनको मैं बहुत मानता था, वो एक मेरे आदर्श नेताओं में से एक थे। मैं संघ में गया, मैं आरएसएस में गया, लेकिन मेरा जल्दी ही आरएसएस से मोहभंग हो गया। और जब बाद में कपूर आयोग का गठन होता है गांधी की हत्या के 20 साल बाद, 19 साल बाद, तो कपूर आयोग जब जांच करता है, संघ की भूमिका की जांच करता है, तो कहीं भी संघ की भूमिका नजर नहीं आती है। जो उस वक्त के गांधी हत्याकांड के समय जो भारत के गृह सचिव थे, जो बैनर्जी, जो आईसीएस अधिकारी थे, वो ये कहते हैं कि गोडसे संघ को पसंद ही नहीं करता था। उसने अपनी बयानों के अंदर ये बात कही कि मैं संघ की नीतियों से सहमत नहीं हूं। लेकिन क्या है ना कि एक नैरेटिव सेट करता है आपको सिर्फ आरएसएस की जो ताकत है उससे आप इतने डरे हुए हो, इतने सहमे हुए हो आरएसएस के प्रभाव से, कि आप 75 साल बाद तक जो है वो गांधी की हत्या का इस्तेमाल जो है वो आरएसएस को आप बदनाम करने के लिए करते हो, जबकि आरएसएस से हत्याकांड का कोई लिंक कभी साबित नहीं हो पाया। मैं बहुत सिंपल सी गायत्री जी आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आपने इतने सवाल मुझसे पूछे, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, अपने दर्शकों से सवाल पूछता हूँ कि गांधी की हत्या 1948 में होती है। चलिए 1950 तक, 51 तक जो है वो सरदार पटेल जीवित रहे, तो चलिए सरदार पटेल एक तरह से आप मान सकते हैं कि संघ का समर्थन अक्सर करते थे। 1950 से लेकर 1964 तक 14 साल नेहरू जीवित रहे। पूरे 14 साल नेहरू का विरोध करने वाला इस देश में कोई नहीं था, इतनी ताकत बन चुके थे नेहरू। भाई जांच आयोग बनाते ना, संघ के खिलाफ जांच करवाते, कहते कि भाई गांधी हत्याकांड में अगर संघ का हाथ है तो कोई जांच आयोग बैठाते, संघ को फंसाते, संघ का नाम आप बार बार बोलते, साबित करते। उसके बाद 1.5-2 साल शास्त्री जी प्रधानमंत्री रहे, उनकी बेटी बीच के 2-2.5 साल छोड़ के 17 साल प्रधानमंत्री रही। वो बनाती, वो संघ को साबित करती कि आरएसएस का हाथ था गांधी की हत्या में। उनके बाद उनके बेटे राजीव गांधी 5 साल प्रधानमंत्री रहे, वो जांच आयोग बिठाते। उस समय भी गांधी की हत्याकांड से जुड़े लोग जीवित थे 80 के दशक तक, साबित करते संघ का हाथ था। उसके बाद नरसिम्हा राव 5 साल प्रधानमंत्री रहे, वो साबित करते, बैठाते आयोग। 10 साल मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी रिमोट से उनकी सरकार चलाती रही, वो साबित करते, राहुल गांधी साबित करते, जो आज आरोप लगाते हैं। तो आपने 60 साल शासन किया, आपकी सरकारें थी, साबित करते ना। एक कपूर आयोग बनाया, उसने संघ को क्लीन चिट दे दी सारी जांच करने के बाद। आप सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करते हो। अगर संघ का नाम था तो साबित करते ना। नेहरू के पास सर पूरे 14 साल थे, अपने 14 प्लेटफॉर्म्स साल पे में बात वो नहीं कर पाए। जी कांग्रेस की सरकारों ने संघ को अपने प्लेटफॉर्म पर बुलाया, बल्कि बिल्कुल। लाल बहादुर शास्त्री, पूरे इंदिरा जीवन गांधी। भर देखिए विडंबना यही कहती है। और मैं बार बार कहता हूं कि जो नफरत, चाहे वो राजनीतिक नफरत हो, चाहे मनुष्य की मनुष्य की नफरत हो, एक दिन अगर वो नफरत का कोई आधार नहीं है तो उस नफरत को एक दिन हारना पड़ता है। और उस नफरत करने वाले इंसान का जो शीश होता है, उसको उस शीश को झुकाना पड़ता है। क्या हुआ? जीवन भर नेहरू जो है संघ से नफरत करते रहे, संघ के खिलाफ षड्यंत्र रचते रहे, संघ को कुचलने के लिए सरकारी ताकत का इस्तेमाल करते रहे, गैर कानूनी तौर पर दुरुपयोग करते रहे अपनी सत्ता का संघ को कुचलने के लिए। और अंतिम समय आया तो क्या हुआ? 1962 में जब चीन ने धोखा दे दिया और जब युद्ध की के आगे नौबत, तो आप युद्ध शुरू हो के गया, आगे तब ये लगा कि अब पुलिस को भी शायद बॉर्डर पे भेजना पड़ जाएगा, तो दिल्ली की व्यवस्था कौन संभालेगा? तो संघ के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर ट्रैफिक संभाला और नेहरू ने उसकी तारीफ करी। और 1963 की जो 26 जनवरी की परेड होती है, उसमें संघ को उन्हें शामिल करना पड़ा। ये आपने जो जीवन पर्यंत नफरत करी थी आरएसएस से, उसकी पराकाष्ठा आपको शीश झुका के आपको जो है 26 जनवरी की परेड में आरएसएस को देशभक्त संगठन मानते हुए परेड में जगह देनी पड़ी। ये होता है नफरत का अंजाम, अगर वो नफरत का कोई आधार ना हो। इसी नेहरू ने अपने नेहरू को शीश झुकाना पड़ा उस संघ के सामने, उस आरएसएस के सामने, जिसके खिलाफ वो षड्यंत्र रचते रहे, कुटिल योजनाएं बनाते रहे, अपनी ताकत का, अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते रहे। जी गायत्री जी। जी। सर, आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे ऑन अ कंक्लूडिंग नोट? मुझे ऐसा देखिए लगता मैं है कि
नेहरू इज, मतलब आप तो खैर कहते हैं कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न फ्रॉम हिस्ट्री सो दैट वी डोंट रिपीट आवर मिस्टेक्स, क्योंकि दोज हु डोंट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री आर बाउंड टू रिपीट देयर मिस्टेक्स, ये जी। सेइंग कही जाती है। तो मैं देखिए, मैं दो तीन चीजें, मैं पुस्तक लिखने, अब मैं उसको अगर मैं आपसे बताऊं, मैं अपना कंक्लूडिंग नोट दूं, तो मैं ये पुस्तक मैंने लिखी है 17-18 साल की रिसर्च के बाद लिखी है। और इस पुस्तक का लिखने का मेरा कोई उद्देश्य किसी का महिमा मंडन करना या किसी को नीचा दिखाना नहीं है। ना मैं इस तरफ के लिए पुस्तक लिख रहा हूँ, ना मैं उस तरफ की पुस्तक लिख रहा हूँ। मैंने इस पुस्तक में जो 1946 से लेकर गांधी की हत्या और उसके 1 साल बाद तक गोडसे को जब तक फांसी नहीं होगी, तब तक इस देश में जो जो जैसे जैसे हुआ, वैसे वैसे मैंने लिख दिया। फैसला पाठकों को अपने विवेक के आधार पर करना है। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद, पुस्तक को पढ़े बिना कोई राय ना बनाए, पहले पढ़े फिर अपनी राय बनाए, और जो राय आपको ठीक महसूस होती है वो राय बनाए। मैं आपको किसी राय बनाने के लिए बाध्य नहीं करता, इस पुस्तक में मैंने किसी को बाध्य भी नहीं किया है। दूसरी बात, इस पुस्तक को लिखते वक्त मैंने एक बात का ध्यान रखा, वो ये बात का ध्यान रखा है कि आज के दौर के, मैं तुषार गांधी का एक एग्जाम्पल को छोड़ दूं या एक राजमोहन गांधी की एक दो तीन उदाहरण मैंने इस पुस्तक में लिए, उन दो बातों को छोड़ दूं, वो भी मैंने इसलिए लिया कि तुषार गांधी के बोलने का वजन है, क्योंकि वो उनके परिवार से आते हैं, इसलिए मैंने, और राजमोहन गांधी को भी इसलिए मैंने लिया है। इन दो के अलावा मैंने किसी भी नए लेखक को इसमें जगह नहीं दी, उनकी रिसर्च को या उसको। मैंने उन 500 लोगों को इसमें जगह दी है, या उन रिपोर्ट्स को जगह दी है, या उन दस्तावेजों को जगह दी है जो उस दौर में तैयार किए गए। मैंने उस दौर के उन नेताओं को, उनकी पुस्तकों, उनके बयानों, उनके कथनों का हवाला इस पुस्तक में दिया है, पेज नंबर और पैराग्राफ के साथ, उनकी किताबों के नाम के साथ, जो गांधी के साथ राजनीतिक मंच पर एक बड़ी भूमिका निभा रहे थे। चाहे वो आचार्य कृपलानी हो, चाहे वो नेहरू के भाषण हो, चाहे वो सरदार पटेल के भाषण हो, चाहे वो मौलाना आजाद के भाषण हो, चाहे वो राम मनोहर लोहिया हो, चाहे वो जयप्रकाश नारायण के वक्तव्य हो, चाहे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के वक्तव्य हो, इवन मौलाना चौधरी खलीकुज्जमा चौधरी हो, जो मुस्लिम लीग के तीसरे बड़े नेता थे, चौथे बड़े नेता थे, जिन्ना लियाकत और इस्माइल खान के बाद, उनकी पुस्तकों का सहारा, मुस्लिम लीग के नेताओं के बयानों का सहारा, उस वक्त के जो आईसीएस अधिकारी थे, उस वक्त के जो अंग्रेज अधिकारी थे, उस वक्त के जो माउंट बैटन थे, या उस वक्त के जो गवर्नर जनरल थे, उस वक्त जो राज्यों के गवर्नर थे, उनकी भेजी हुई रिपोर्ट जो थी, उस दौर के जो पत्रकार थे, उस वक्त के जो अखबारों में छपी खबरें थी, उन सबको आधार बनाकर ऐसे 500-600 रेफरेंसेस लेकर मैंने ये पुस्तक लिखी है 600 पेज की, और उसके 20 पन्ने से रेफरेंसेस की, आखिरी की जो रेफरेंस की लिस्ट आती है, मेरे प्रकाशक ने मुझसे बोला कि रेफरेंस की लिस्ट हम इसको कर सकते हैं, नहीं, ये इसको बिल्कुल छापना, क्योंकि सबूत है कि किसने कब कब कहां क्या लिखा है, क्या बोला है। तो ये दस्तावेज है, ये पुस्तक नहीं कहता मैं इसको। मेरे जो रिसर्च था वो रिसर्च पेपर है, इसके अंदर मैं किसी नतीजे पे मैं किसी को बोलने के लिए बोल ही नहीं रहा हूं। तो इसके कवर से इसको जज मत कीजिए, पढ़िए, और पढ़ने के बाद अपनी एक राय बनाइए, क्योंकि ये किसी का उस काल में क्या हुआ, ये आज तक हमसे छुपाया जाता है, ये मालूम होना चाहिए। मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि गांधी की हत्या की वजह सिर्फ हिंदुत्व नहीं था, गांधी की हत्या की वजह मुस्लिम तुष्टिकरण भी था। पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए भी देना था, इसको मालूम होना चाहिए। वो इसलिए मालूम होना चाहिए, जो कहा कि इतिहास से हमें सीखना चाहिए, हमने इतिहास से सबक नहीं सीखते हैं गायत्री जी। होना यह चाहिए था कि अगर गांधी की हत्या हुई तो हमको, हमारे उस वक्त का जो नेतृत्व था, उसको मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति पर भी लगाम लगानी चाहिए। उसे महसूस करना चाहिए था कि इस नीति की वजह से देश के इतने बड़े नेता की जान प्राण चले गए हैं, तो हमें इस नीति पर लगाम लगाएं, मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति पर लगाम लगाएं। और अगर ये किया कर लिया गया हो तो उस वक्त, तो जो 90 के दशक में जो माहौल देश का एक अलग तरह का बना, और आज हम देखते हैं, मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर 1948 में गांधी की हत्या के बाद नेहरू सरकार जो थी, और उनके बाद जो उनके वंशज आए, उन सभी ने अगर मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति पर लगाम लगा लिया होता, तो भारत की आज जो धर्मनिरपेक्ष स्थिति है वो आज इससे कई गुना बेहतर होती। आज हिंदू मुस्लिम संबंध जो है वो बहुत ज्यादा बेहतर होते अगर उस वक्त मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति पर लगाम लगा दिया होता। लेकिन इन लोगों ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए वो किया नहीं, और इसका अंजाम आज की पीढ़ियां भुगत रही हैं। जो देश का, तो कई जगहों पर देखते हैं, कई बार ताना बाना, सामाजिक ताना बाना, सांप्रदायिक ताना बाना बिगड़ता है। उसकी वजह यही है कि हम गांधी की मुस्लिम तुष्टिकरण की नीतियों को इस देश पर हम लोग थोपते रहे आगे भी। अगर ये नहीं थोपा गया होता तो ये इसका, फिर गांधी की हत्या की सबसे बड़ी वजह जो मैं मानता हूँ मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति थी। जी गायत्री जी, जी, थैंक यू सो मच सर आने के लिए बहुत और बहुत धन्यवाद। शेयर शेयर करने के लिए। कुछ बहुत नई बातें इस पुस्तक से हमें पता चलेंगी, आई एम श्योर। और मैं अपने सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगी, इसका किंडल वर्जन भी जल्दी आने वाला है, पर हार्ड कॉपी लीजिए। हाँ देखो, हार्ड कॉपी पढ़ने का ना, अपना एक पेन लेकर साथ में, देखिए मैं पुराने जनरेशन की कह लीजिए, बट मजा उसी में आता है कि आप हाथ में लेकर उसको इमेजिन कर रहे हैं, और किंडल में वो मजा थोड़ा कम आता है। बट येस, गो अहेड, बाय द बुक, इट्स वंस इन अ, क्या बोलते हैं,
बहुत रेयरली ऐसी बुक आती है जो बहुत वेल रिसर्च्ड हो और बहुत वेल डॉक्यूमेंटेड हो, विद फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रेजेंट की गई हो. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट प्लीज गेट होल्ड ऑफ योर हिस्ट्री सो दैट यू डोंट रिपीट द मिस्टेक्स इन द पास्ट. सो गो अहेड, बुक योर ऑर्डर्स, जल्दी जल्दी खरीदिए और एक मुझे भी गिफ्ट कर दीजिए सर, मेरी साइन कॉपी रखिएगा, मैं इंडिया आऊंगी तो मैं तब ले लूंगी आपसे. बिल्कुल. Definitely. Thank you so much, sir. जाने बहुत से बढ़िया. पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, don't forget to like, subscribe and share the alternate media. If you want to support, contribute, credit, appreciate, all the links are given in the description box. इसी के साथ धन्यवाद सर दोबारा से एक बार आने के लिए. जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव. धन्यवाद.